नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड 1 पे। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट से रिलेटेड साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जामिनेशन पर्पसेस से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उनके साथ साथ में हम कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे जिसके द्वारा आप अपने अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिल करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस सुपर टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेटेड 1। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं, पीडीएफ स्टडी मटेरियल और क्वेश्चनेयर अटेंड करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेटेड 1 के साथ में या फिर शिक्षक भर्ती 2021 के साथ में। तो दोस्तों ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्वेश्चन की सीरीज। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कौन सी एक्टिविटी होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस। ऑप्शन नंबर 2 टू सब्सटेंसेस वर एडेड टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंसेस। थर्ड है म्यूचुअल एक्सचेंज टेक्स प्लेस। और नंबर 4 है एसिड रिएक्ट्स विद बेस। तो दोस्तों यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यानी कि जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं ये किसी ना किसी डेफिनेशन, किसी ना किसी रिएक्शन की डेफिनेशन है। जैसे कि अगर हम बात करें लास्ट वाले ऑप्शन की तो ये है एसिड रिएक्ट्स विद बेस, यानी कि है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जबकि ये है देखिए म्यूचुअल एक्सचेंज टेक्स प्लेस, तो यानी कि एक जो सब्सटेंस है जैसे कि आपके पास है NaCl, ठीक है, और दूसरा है आपके पास KOH, ठीक है। तो Na चला जाएगा OH के साथ में और KCl हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी डिस्प्लेसमेंट? डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये जो सब्सटेंस है दोस्तों, ये जो Cl है ये इधर चला गया और ये जो OH है ये इधर चला आया, ठीक है। तो ये क्योंकि दो बार यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रही है एंड दिस इज वाई इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए जबकि ऑप्शन नंबर 3 है आपका, ये बताता है कि टू सब्सटेंसेस वर एडेड टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस। तो ये है एडिशन रिएक्शन दोस्तों। और फर्स्ट जो है सिंगल सब्सटेंसेस ब्रेक्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, दैट इज योर करेक्ट आंसर। यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल सब्सटेंस टूट कर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो यही कहलाएगा आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सुपर टाइट एग्जामिनेशन पर्पसेस। ऑप्शन नंबर 2 इज व्हाट इज रैंसिडिटी। बहुत कॉमन सा टर्म है दोस्तों, लेकिन जिन लोगों ने टर्म नहीं सुना है वो थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन को देखने के बाद। तो पहला जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे वो है टेस्ट ऑफ फूड कंटेनिंग फैट और ऑयल चेंजेस विद टाइम। ऑप्शन नंबर 2 है ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। ऑप्शन नंबर 3 है डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन और ऑप्शन नंबर 4 है डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो दोस्तों ये जो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, दीज आर वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि आप यहाँ पे जब ऑप्शंस को देखेंगे तो आप ये क्लियरली समझ नहीं पाएंगे कि रैंसिडिटी जो है दोस्तों वो कम्प्लीटली एक टर्म दिया जाता है फूड स्पॉइलेज को, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, यानी कि द टेस्ट ऑफ फूड कंटेनिंग फैट और ऑयल चेंजेस विद टाइम। तो दोस्तों ये जो आपका रैंसिडिटी जो टर्म है वो फूड स्पॉइलेज के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पर जो फूड का टेस्ट है, अगर हम किसी भी ऑयली सब्सटेंस को, जो ऑयली फूड मटेरियल है उसको काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम स्टोर करते हैं तो फूड के अंदर जो फैट होता है या जो ऑयल होता है वो अपनी कंसिस्टेंसी और साथ साथ जो टेक्सचर है और साथ साथ जो टेस्ट है और जो केमिकल कंपोजिशन है उसको लूज़ कर देता है और स्पॉइलेज की तरफ ही अग्रसर हो जाता है। तो यही जो रैंसिडिटी है वही टर्म है यहाँ पे, और सिंपल भाषा में आप इसको फूड स्पॉइलेज कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज बेकिंग सोडा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये प्राइमरी और आपके जूनियर के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेकिंग सोडा, ये तो आप सभी को पता है कि बेकिंग सोडा किस लिए यूज होता है, फॉर द पर्पसेस ऑफ बेकिंग इन केक इंडस्ट्रीज और पेस्ट्री इंडस्ट्रीज, ठीक है। बेकिंग इंडस्ट्रीज के लिए बेसिकली यूज होता है। लेकिन आपको यहाँ पे बताना है कि फॉर्मूला क्या है बेकिंग सोडा का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सेकंड है सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट, थर्ड है सोडियम हाइड्रेट और फोर्थ है सोडियम क्लोराइड।
तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। ठीक है दोस्तों, ये है बेकिंग सोडा, जो जनरली खाने वाला सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है कुकीज़ बनाने के लिए, केक्स बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए, और इसके साथ साथ कई सारे जो एडिबल सब्सटेंसेस हैं यहाँ पर बेकिंग सोडा को यूज़ किया जाता है, जैसे रसगुल्ले बनाने के लिए। ठीक है, जबकि सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट दोस्तों ये भी एक प्रकार का सोडा है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, ये एक बेस होता है दोस्तों। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड जो होता है कॉमन सॉल्ट होता है, और सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट दोस्तों इसको आप सोडियम क्लोराइड भी कह सकते हैं, जिसे धोबन सोडा या फिर वॉशिंग पाउडर या फिर वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्योंकि जनरली आप देखेंगे ऑप्शंस में सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट नहीं देखेंगे, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट देखेंगे, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लेकिन दोस्तों टर्म दोनों सिमिलर ही हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसे कहा जाता है धोबन सोडा। ठीक है, इसे धोबन सोडा कहा जाता है, उसका कंपोजिशन होता है Na2CO3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट अ यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को किस तरीके से यूज नहीं किया जाता, ये आपको बताना है। दोस्तों ऑलरेडी हमने क्वेश्चन हमें मेंशन करा है आपको कि देखिए, जब भी आपके क्वेश्चन में कोई भी ऐसा ट्विस्टिंग टाइप क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पे आपको सबसे पहले उस नेगेटिव वर्ड को अंडरलाइन कर लेना है जो आपका पूछा गया है, क्योंकि जनरली बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो नहीं लिखना होता है उसकी जगह आप लिख देते हैं कि कौन सा इसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको सबसे पहले सॉर्ट आउट करना होगा। और उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ होती है कि देखिए क्वेश्चन समझना। जब आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं ना, तो आधा क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ब्लीचिंग पाउडर का क्या यूज़ नहीं है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है एज ए डिसइंफेक्टेंट, ऑप्शन नंबर 2 है एज ब्लीचिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर 3 है फॉर वुड एंड पल्प इंडस्ट्री, और ऑप्शन नंबर 4 है फॉर मेकिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो है दोस्तों जो यहाँ पे सबसे पहला यूज़ है डिसइंफेक्टेंट की तरह, ये तो आप सभी जानते होंगे कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो काई वगैरह, इनकी एल्गी वगैरह हटाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, माइक्रोब्स को किल करने के लिए यूज़ होता है। इसके साथ साथ कहीं पे भी बहुत ज़्यादा डर्ट है तो उसको कहीं पे भी बहुत ज़्यादा गंदगी है तो उसको साफ़ करने के लिए डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ हो जाता है, यानी कि एंटी इन्फेक्टेंट एजेंट की तरह ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ किया जाता है। दूसरा है ब्लीचिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज, तो ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी इसे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक टर्म आता है ब्लीच। ये ब्लीच का मतलब क्या है? तो ब्लीच मीन्स होता है कि कलर का ड्रेन हो जाना। ठीक है, यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि कई सारी चीज़ों के ऊपर कलर होता है या अनवांटेड स्टेन्स होते हैं, तो उन स्टेन्स को रिमूव करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, थर्ड है वुड एंड पल्प इंडस्ट्रीज। तो वुड्स और दोस्तों ये जो पल्प इंडस्ट्री है, इनके अंदर जो पल्प होते हैं, जो वुड होते हैं, इनके अंदर से डर्ट को निकालने के लिए, जो गंदगी है उसको निकालने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। अगला है फॉर द यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स। तो कॉस्मेटिक्स के लिए कभी भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, एंड दैट इज़ वाई द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे जो होता है नॉट पूछा गया है, तो कई सारे लोग 1 2 3 सब करके आ जाएंगे। तो दोस्तों ये नहीं करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर 4 फॉर द मेकिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स। अगला क्वेश्चन है आपका विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके प्राइमरी सुपर टेट में भी आने के पूरे चांसेस बनते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मास्टर ग्लैंड के नाम से, यानी मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्लैंड को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर 2 है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर 3 है थायराइड ग्लैंड, और ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ द एबव। यानी कि मास्टर ग्लैंड के नाम से जिस ग्लैंड को जाना जाता है वह है पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, इसे क्यों जाना जाता है मास्टर ग्लैंड के नाम से दोस्तों? तो यहाँ जो मास्टर ग्लैंड होता है, मास्टर मीन्स होता है क्या? मास्टर यानी कि टीचर, जो बहुत सारे बच्चों को कंट्रोल करता है। सिमिलरली यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है दोस्तों, इसका फंक्शन होता है अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करना, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन इससे रिलीज होता है। ठीक है,
और कई सारे जो इम्पोर्टेंट हॉर्मोन्स है जैसे कि FSH, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट हॉर्मोन्स है उसका रिलीज जो है वो यही पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। और इसी कारण कई सारे हॉर्मोन्स का एक साथ रिलीज होने के कारण ये जो ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड, तो यहीं से एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है और ये किडनी के जस्ट ऊपर प्लेस्ड होता है। ये जो किडनी है इसके ऊपर कैप की तरह प्लेस्ड होता है, ठीक है, इसे एड्रेनल ग्लैंड कहा जाता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो नेक के बिल्कुल सेंटर में प्रोजेक्टेड होता है और इसका जो शेप होता है दैट इज सिमिलर टू अ बटरफ्लाई। इसलिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो उससे आपको उसे यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो पहला आपका आंसर है, सॉरी पहला आपका ऑप्शन है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगला ऑप्शन है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर 3 है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन पहले समझिए होता क्या है। तो दोस्तों जब ये सरफेस होती है कोई फ्लैट और प्लेन सरफेस और ये है बिल्कुल आपकी नॉर्मल, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से जब कोई भी लाइट रे आती है तो ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल बना करके रिफ्लेक्ट बैक करती है, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बनता है दैट इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो आपका कहलाता है दोस्तों ये कहलाता है आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये जो है ये कहलाता है आर यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो एंगल आई है यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि आर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना जो था वो आपको समझ आया होगा। अगला देखते हैं व्हाट इज स्टरलाइजेशन ऑफ वुमेन कॉल्ड, यानी कि महिलाओं में जो स्टरलाइजेशन का प्रोसेस होता है उससे आप क्या टर्म देंगे, यानी उसे एक शब्द में उसे आप क्या कहेंगे साइंटिफिक भाषा में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है ट्यूबेक्टॉमी, ऑप्शन नंबर बी है वासेक्टॉमी, ऑप्शन नंबर 3 है न्यूरोटॉमी और ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है वासेक्टॉमी, यानी कि स्टरलाइजेशन जो होता है वुमेंस में, यानी कि जिसे आप कह सकते हैं नसबंदी, तो उसे जिसके द्वारा जो वुमेंस होती हैं वो फर्टाइल नहीं रह जाती, वो स्टेराइल हो जाती हैं, ठीक है। उनकी फर्टिलाइजेशन की जो कैपेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है और ये ख़त्म करवा दी जाती है बायो ऑपरेशन, ठीक है। तो वहाँ एक टर्म दिया जाता है साइंस की भाषा में, उसे कहा जाता है वासेक्टॉमी, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। एक सेकेंड दोस्तों यहाँ पे एक टर्म आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है वो होता कैसे है। तो सबसे पहले आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को थोड़ा सा समझिए। हम यहाँ पे हाफ सेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है सर्विक्स, ठीक है, ये क्या है यूटेरस और ये क्या है आपका फलोपियन ट्यूब्यूल और यहाँ पर है आपकी ओवरी, ठीक है। ओवरी कुछ इस प्रकार से प्लेस्ड होती है और ऐसे पकड़ी हुई होती है बिल्कुल, और ये जो होता है आपका फलोपियन ट्यूब्यूल होता है, ठीक है, और ये है आपका यूटेरस, ठीक है। आधा हम फिगर बना रहे हैं, इस साइड का फिगर हम नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों व्हाट इज स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ जो कनेक्शन होता है फलोपियन ट्यूब्यूल का, ठीक है, इस फलोपियन ट्यूब्यूल को यहाँ से कट कर दिया जाता है और फोल्ड कर दिया जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है दोस्तों कि जब भी किसी भी फीमेल की बॉडी में एग का प्रोडक्शन होता है तो थ्रू फैलोपियन ट्यूब्यूल ये एग जो होता है यहाँ यूट्रस में नहीं पहुँच पाता और इसी कारण जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, यानी कि रुकावट आ जाती है और इसी कारण ये जो महिलाएं होती हैं ये गर्भधारण नहीं कर पाते, यानी कि प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, और यही जो प्रोसेस है ये कहलाता है स्टरलाइजेशन ऑफ वुमन यानी कि वासेक्टॉमी। अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक एसिड इज, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसे आप क्या टर्म देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक एसिड को आप कौन सा टर्म देंगे। ऑप्शन नंबर 1 है मोनोबेसिक, ऑप्शन नंबर 2 है डाई बेसिक, ऑप्शन नंबर 3 है ट्राई बेसिक और ऑप्शन नंबर 4 है टेट्रा बेसिक। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो है डाई बेसिक,
ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को आप डाई बेसिक का टर्म भी दे सकते हैं, क्योंकि इसके पास दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं जो कि आगे चल करके इसे डाई बेसिक स्ट्रक्चर इनका प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अगला टर्म है नेम द एंजाइम दैट टेक पार्ट इन केमिकल चेंज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि ऐसे एंजाइम का नाम बताना है जो कि केमिकल चेंज यानी कि कार्बोहाइड्रेट की केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका पेप्सिन, ऑप्शन नंबर 2 है एमाइलेज, ऑप्शन नंबर 3 है लाइपेज और ऑप्शन नंबर 4 है प्रोटीएज। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका, यानी कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो केमिकल चेंज ऑफ कार्बोहाइड्रेट में पार्टिसिपेट करता है, तो वो है एमाइलेज। ठीक है। एमाइलेज का प्रोडक्शन कहाँ होता है दोस्तों, तो इसका प्रोडक्शन होता है आपके माउथ में। ठीक है। और ये सैलिवरी अमाइलेज ही जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो अमाइलेज का फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। ठीक है। और माउथ ही आपका पहला ऑर्गन है जहाँ पर कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है। ठीक है। तो अमाइलेज कहाँ प्रोड्यूस होता है, माउथ में। जबकि पेप्सिन जो है आपका स्टमक में प्रोड्यूस होता है। लाइपेज और प्रोटीएज होता है दोस्तों, या आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका प्रोडक्शन होता है। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन, यानी आपको उस हार्मोन का नाम बताना है जो कि मिल्क इजेक्शन यानी महिलाओं में दूध उत्पादन का, जो उनके मैमरी ग्लैंड है यानी कि स्तन है, उनसे जो दूध का स्राव है वो क्या कहलाता है, उसे आप क्या टर्म देंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है उस हार्मोन का नाम बताइए जो कि महिलाओं में स्तन में मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर सी है प्रोलैक्टिन और ऑप्शन नंबर 4 है इंसुलिन। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑक्सीटोसिन। ठीक है। ऑक्सीटोसिन ही वो हार्मोन होता है दोस्तों जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है महिलाओं के स्तनों में दूध के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो दूध में पाया जाता है। इंसुलिन जो होता है ये पाया जाता है हमारे इंसुलिन का प्रोडक्शन हमारे पैंक्रियास से होता है, जिसका फंक्शन होता है शुगर लेवल, जो बढ़ा हुआ हमारा शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है इंसुलिन। ठीक है। ऑक्सीटोसिन का एक और फंक्शन होता है दोस्तों, इसमें जानवरों को भी लगाया जाता है। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, हमारे यूट्रस जो होता है उसको रिलैक्स करने का भी काम करता है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे खत्म होती है हमारे क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। आई होप आपने यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन करी होगी, और इसी टाइप की और भी वीडियोस को लेने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल Target@1। तो चलिए मिलते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।